तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक कर्व को ट्रेस करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया था कि सेंटर की ज़रूरत पड़ती है और उसके एक्सिस की इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हम उन चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और एक कर्व को ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले जो देखेंगे वो इलिप्स और आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला, इन दोनों की इक्वेशन को कैसे ट्रेस करेंगे सबसे पहले हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको बताया था कॉनिक में 4 कर्व आते हैं, सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला। तो सर्किल की इक्वेशन काफ़ी इजी होती है, उसको कोई भी बच्चा आसानी से ड्रॉ कर सकता है। सबसे जो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है वो इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला में होती है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखिए, ये क्वेश्चन है, काफ़ी आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इक्वेशन दी है और आपसे बोला है कि आप इससे जो है ट्रेस कीजिए कर्व जो। अब आप इस इक्वेशन से, मैंने आपको पीछे कंडीशंस बताई थी कि कैसे हम कंडीशंस का यूज करके यहाँ पे इक्वेशन से पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा कर्व जो है वो बनाएगा। तो आपको यहाँ पे अब करना ये है कि सबसे पहले तो उन कंडीशन से हमें कर्व का पता लगाना है कि कर्व कौन सा है ये। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा वर्क है। वैसे तो ये हमें बाद में पता चल जाएगा कि कौन सा कर्व है, लेकिन ये आपको खुद अभी पता लगाना है कि यहाँ पर कर्व कौन सा ड्रॉ होने वाला है और किस कर्व की ये इक्वेशन है जो मैंने आपको पीछे कंडीशंस बताई थी पिछली वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जर्नल इक्वेशन थी, मैंने आपको बताया था कुछ इस टाइप से थी, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। और तो ये है एक इक्वेशन थी, आप पीछे वाली वीडियो से देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि x² का जो कोफिशिएंट था वो a था, तो आप देख सकते हैं x² का कोफिशिएंट हमने 7 ले लिया। ठीक है, और y² का कोफिशिएंट b है तो हमने y² ये रहा, और b के जो इसका कोफिशिएंट होगा वो -32 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे xy का कोफिशिएंट होता है 2h। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना हमें कि ये जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है xy की, ये 2h की वैल्यू है, ना कि h की। तो हमें क्या करना होगा, h की वैल्यू निकालना है तो इसका हाफ कर देंगे। क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि 2h की वैल्यू है तो जाहिर सी बात है ये h का डबल है, तो हम इस h की वैल्यू को निकालने के लिए इसका हाफ कर देंगे, जो कि आएगा 26। ठीक है, तो यही चीज चाहिए। मैंने जो पीछे कंडीशन मैंने आपको बताई थी, h² और ए बी का प्रोडक्ट, वो आप देख लेंगे और पता लगा लेंगे कि कौन सा कर्व यहाँ पे बनने वाला। तो चलिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि हम किसी कर्व को अगर ट्रेस कर रहे हैं तो क्या पता होना चाहिए, उसका सेंटर। तो यहाँ पर देखिए, ये fxy इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख लेते हैं। ठीक है, हम जो है इस टाइप से लिख लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं। इसको फंक्शन मान लेते हैं कैपिटल F, और फंक्शन किसका, एक्स वाई का, क्योंकि आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल आए हुए हैं, एक्स और वाई। ठीक है, ये एक्स वाई का। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेंटर निकालने के लिए एक बार इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब x के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, y को कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x² आया है तो ये आपका 14x हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इसको x को करेंगे डिफरेंशिएट तो ये 52y हो जाएगा, क्योंकि y तो कांस्टेंट है, एंड क्योंकि y कांस्टेंट है टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पर माइनस के 170। ठीक है, ये आ गया, और ये फिर से y कांस्टेंट माना है तो ये भी 0 हो जाएगी। सेकंड वाली इक्वेशन में हम x को कांस्टेंट मानेंगे और y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तो x तो कांस्टेंट है तो 0, यहाँ पर आप x को y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x कांस्टेंट है तो ये 52 ये आ गया, एंड फिर 32 का y² है तो ये 2 आ गया जाएगा, तो 32 का 64 माइनस ये हो गया, एंड ये तो कांस्टेंट है 0 एंड 140। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई, और आप फिर आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी है, और x की वैल्यू आई है 1 और यहाँ से y की वैल्यू आई है 3, तो यही आपका सेंटर है। अब हमने यहाँ पे सेंटर निकाल लिया है, तो सेंटर ये आया 1 और 3, x
कोऑर्डिनेट आया 1 और y कोऑर्डिनेट आया 3। तो x को कोऑर्डिनेट को हम अल्फा मान लेते हैं और y कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू 1,3 एज ओरिजिन। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन आई आप देख सकते हैं इसका सेंटर जो है 1,3 है, ओरिजिन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम 1,3 को ओरिजिन मान लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है, उसके हिसाब से क्या इक्वेशन होगी। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे। अब ये d क्या है, ये d की वैल्यू आपको याद करनी होगी। वैसे तो ये प्रूव करके आती है, इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। d इजिकल टू जी अल्फा प्लस एफ बी प्लस सी। ठीक है, ये g f और c ये तीनों जो है आपकी जो इक्वेशन दी गई थी क्वेश्चन में, वहाँ से मिल जाएंगे आपको जब उसको आप सेकंड डिग्री की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और ये अल्फा बीटा आपको यहाँ से मिलेगा सेंटर से। अब अगर आप इनकी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी 125। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो जब सेंटर ओरिजिन पे होता है तो जो इक्वेशन होती है, कोनिक की इक्वेशन होती है, वो कुछ इस टाइप में होती है, मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस डी इक्वल टू 0। इसके बाद हम इस d को जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको इधर ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है माइनस साइन के साथ इधर आ जाएगा, और फिर माइनस d को d से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपको यहाँ पर डिवाइड होकर ये इक्वेशन आपको मिल जाती है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ए बी एच, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर ही इस इक्वेशन में सबसे पहले जो काम किया था वो ए बी एच की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ से ए बी एच की वैल्यू रख देंगे, और डी की वैल्यू अभी मैंने यहाँ से ये निकाली थी 125, तो ये रख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -7/125 एक्स स्क्वायर माइनस 52xy अपॉन 125 प्लस 32/125 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, और h की वैल्यू होगी आपकी ये कैपिटल H की, और b की वैल्यू a। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, वो जब हम ऊपर ले रहे थे तो वहाँ पे स्मॉल a ले रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में अगर बात करें तो यहाँ पे कैपिटल A लेंगे। ठीक है, कैपिटल A की वैल्यू अब ये होगी, कैपिटल H की वैल्यू ये होगी, ये 2h की वैल्यू, और b की वैल्यू होगी ये। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड वैल्यू, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी इसका काम क्या है, जो हमने निकाला इसका काम है लेंथ ऑफ द एक्सिस निकालने के लिए। ठीक है, कैसे, ये इक्वेशन मैंने पीछे भी लिखाई थी, वैसे वो दूसरी फॉर्म में लिखी हुई थी, थोड़ा सा हमने उसको ओपन कर दिया था। अगर आप पीछे वाली वैल्यू में देखेंगे, पीछे वाली वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिलेगी। जब हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ द एक्सिस टॉपिक, तो वहाँ पे मैंने आपको एक इक्वेशन लिखाई थी कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो इसी को हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके इस टाइप से लिख लिया था, लेकिन आप ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों का जो है दोनों सेम ही है। अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को अब इसमें a की वैल्यू को रख देते हैं। तो ठीक है, आपको पता है a की वैल्यू ये है माइनस के 7/125, फिर b की वैल्यू रख देते हैं, तो ये है आपकी b की वैल्यू 32/125, ये हमने वहाँ रख दिया, और फिर h स्क्वायर क्या होगा, ये आपका 2h है। ध्यान रखना अक्षर गड़बड़ी यहीं पे होती है कि ये वैल्यू आपकी 2h की है, तो h की वैल्यू हाफ कर देंगे तो माइनस के 26/125। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करके पूरा एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, r की पावर 4 r स्क्वायर। ठीक है, r की पावर 4 को x स्क्वायर मान लेंगे और r स्क्वायर को x मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, जो रूट आएंगे वो स्क्वायर की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं r1 स्क्वायर पहला रूट आया 25/9। ठीक है, सेकंड r स्क्वायर r2 स्क्वायर इसकी वैल्यू आई -25/4। तो यहाँ पे दो वैल्यू आई हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये इलिप्स बनेगा या हाइपरबोला बनेगा। अगर r स्क्वायर की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ जाती हैं देन वो इलिप्स होगा, अगर r की वैल्यू यहाँ पे जो रूट होंगे वो अपोजिट साइन का आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये तो पॉजिटिव है, ये जबकि नेगेटिव है। ठीक है,
या फिर अगर ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, तो अपोजिट साइन पे होने चाहिए, तो वो आपको हाइपरबोला को ट्रेस कराना है। ठीक है, तो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा भी है R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर आर ऑफ अपोजिट साइन, तो ये आपको हाइपरबोला देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, 2R इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। आप जानते हो हाइपरबोला में क्या होते हैं, ट्रांसफर एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ये जो y एक्सिस है ये कॉन्जुगेट हो जाएगी, और ये जो एक्सिस है ये आपकी ट्रांसफर एक्सिस होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू भी पता चल चुका है, ये 2R। ठीक है, R जो होता है वो सेमी एक्सिस होता है, जैसा कि आपने इलिप्स में पढ़ा होगा, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी का मतलब आधा। ठीक है, और जब हम अगर पूरी एक्सिस को लेंगे तो उसको डबल कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाली किसकी, ट्रांसवर्स की, और ये जो लेंथ निकाली हमने कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ। तो हम लेंथ निकाल चुके हैं एक्सिस की। अब हमें एक्सिस की इक्वेशन और मिल जाए तो हमारा कर्व जो है वो ट्रेस हो जाएगा। हम सेंटर पता कर चुके हैं। ठीक है, सेंटर पता कर दिया हमने, और अब लेंथ भी पता कर चुके हैं कि एक्सिस की जो कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस उनकी लेंथ क्या होगी वो भी पता कर चुके हैं। अब थर्ड आते हैं हम, इक्वेशन और पता लग जाए। ठीक है, अगर हम हमारा जो ट्रांसफर एक्सिस है और कॉन्जुगेट एक्सिस है उनकी इक्वेशन पता चल जाए तो हम ट्रेस कर देंगे इस कर्व को। नेक्स्ट, अब हम कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ये इतना ये आप फॉर्मूले देखिए, इसको क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर a माइनस 1/r1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x प्लस एच वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब एक्सिस तो दो होती हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो ये हाइपरबोला है, और हाइपरबोला की दो इक्वेशन होगी। मैंने आपसे यहाँ पर सिर्फ एक इक्वेशन लिखी है, तो दूसरी जो इक्वेशन होगी वो आप खुद निकालेंगे। बस आप क्या करोगे, उसके लिए यहाँ पर जो R1 का स्क्वायर है इसकी जगह आप पुट कर दोगे R2 का स्क्वायर। ठीक है, दो इक्वेशन आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से दो इक्वेशन है, बस सिर्फ चेंज इतना है कि एक में R1 का स्क्वायर लिया है और दूसरे में R2 का स्क्वायर लिया है। ठीक है, मैं एक को सॉल्व करूंगा, दूसरा आप खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे R1 स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, तो आप कुछ सॉल्व करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आने के बाद अब आप क्या करोगे, देखिए एक चीज़ समझिए, हमारा जो ओरिजिन होता है उसका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, जबकि हमारा जो ये हाइपरबोला आया है इसका सेंटर क्या है, यहाँ पर है, कुछ समझ लीजिए अंदाजा कि यहाँ पर 1 और 3। ठीक है, ये आप 1 और ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पर है और यहाँ पर 1 पर है। अब हम क्या करते हैं, ये जो और हमारा जो ओरिजिन है इसको शिफ्ट कर देंगे कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपना जो है कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, इस ओरिजिन को यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख देंगे। आपको पता है, आपने सीखा होगा कैसे हम ओरिजिन को शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई, ये कब की इक्वेशन है, ये कब की इक्वेशन है, ठीक, ये जब की इक्वेशन है जब हमारा जो ओरिजिन है वो 0 0 है। ठीक है, ये कब की इक्वेशन है, जब हमारा जो ओरिजिन है वो 0 0। अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे, ओरिजिन को कहाँ पर ले जाएंगे, 1 और 3 पे, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सेंटर हमें पता है। ठीक है, 1 और 3। अब हम क्या करेंगे, x को x डैश माइनस 1 कर लेंगे और y को y डैश माइनस 1 कर लेंगे। ठीक है, जब हम सेंटर जब ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो यही चीज़ें करते हैं हम जैसे कि अगर ये 1 है तो x डैश माइनस 1, x की वैल्यू को हम x डैश माइनस 1 और y की वैल्यू को y डैश माइनस 3। ठीक है, ये 3 यहाँ से है। अब इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू को उठा करके रख देंगे हम, जो हमारी इक्वेशन है ये। ठीक है, यहाँ पर, और इस y की वैल्यू को उठा करके रख देंगे हम यहाँ पर। ठीक, मैंने ये नीचे यहाँ पर यही किया है, x की वैल्यू को रख दिया, और ये फाइनल इक्वेशन
एक्सिस की आ गई है। ठीक है, ये कौन सी कब है केस, जब हम सेंटर को यहाँ पर ओरिजिन को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तब ये इक्वेशन बनेगा। ऐसे ही हम सेकंड वाले के लिए करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, R2 का स्क्वायर लेंगे, हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी कुछ। फिर हम क्या करेंगे, x की जगह ये रख देंगे और y की जगह ये रख देंगे, तो फाइनल हमारा इक्वेशन 2 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास सेंटर आ चुका है, लेंथ ऑफ एक्सिस आ चुके हैं और इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी आ चुका है। अब हम आसानी से उसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आपको कर्व को खुद ही ट्रेस करना है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि कर्व जो होंगे वो ट्रेस होकर के किस टाइप से हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एसिम्प्टोट पर। क्योंकि हाइपरबोला है तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन भी पूछ ही लेते हैं ये। तो उसके लिए क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया, जो भी अगर हाइपरबोला की इक्वेशन दी गई है उसको पूरे ऐसे जैसे है ऐसे के ऐसे उतार लेंगे और लास्ट में प्लस लैम्डा लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये आपकी जो इक्वेशन है एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, द एसिम्प्टोट पास थ्रू 1 3। ठीक है, अब एक चीज जरा यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज हाइपरबोला। ठीक है, हमें पता है कि इसका जो एसिम्प्टोट होते हैं वो कुछ इस टाइप से जाता है, उसके सेंटर से पास होता हुआ चला जाता है ऐसे। तो अब हम बात करें, ये सेंटर हो गया किसका, हाइपरबोला का। किसका सेंटर है, ये हाइपरबोला का। और इसी से ही एसिम्प्टोट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और हमें पता है सेंटर क्या, 1 3। और आप देख सकते हैं कि जो हाइपरबोला उसका जो एसिम्प्टोट होता है वो पास कहाँ से होता है, सेंटर से। इससे भी इधर से कुछ ड्रॉ करें तो ये भी आपका सेंटर से ही पास होगा। ठीक है, तो मतलब कि जो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी, हाइपरबोला के एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी, वो इन कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगा। मतलब उसमें 1 3 रखेंगे तो उनको वो सेटिस्फाई कर लेगा। तो वापस से इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एसिम्प्टोट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पास थ्रू सेंटर, ये सेंटर के यहाँ पे कोऑर्डिनेट है। तो x की जगह हम रख देंगे क्या, यहाँ पर 1 और y की जगह रख देंगे 3। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या होगी, माइनस के 125। अब इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे और आपकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ जाएगी। बहुत आसानी से, बहुत आसान इक्वेशन होती है ये, इसको सॉल्व करना। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या होता है, अगर आपको हाइपरबोला का एसिम्प्टोट निकालने के लिए बोला जाता है तो आप जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ लैम्डा को ऐड कर लेंगे। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि जो एसिम्प्टोट होता है हाइपरबोला का वो सेंटर से पास होता है, आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, आप क्या करोगे, उनको इक्वेशन में रख दोगे, वहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी और उस लैम्डा की वैल्यू को फिर वापस से उस इक्वेशन में रख दोगे तो आपका इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आ जाएगा। एक चीज और देख लीजिए, अगर आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पता करना हो तो उसका कभी कभी आपसे पूछ लेता है 1 2 नंबर में। अगर आपसे पूछ लेता है तो 1 2 नंबर में नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पे आर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और आर निकालना थोड़ा सा मैंने आपको पीछे सिखाया था कि कैसे हम आर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 2 मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, जो आर हमने 2 रूट निकाले थे, R1 का स्क्वायर एंड R2 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा। इसको भी नोट्स में एक कोने पर लिख लें। ठीक है, अब हम सीखेंगे पैराबोला को कैसे ट्रेस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अभी तक हमने ऊपर जो क्वेश्चन किया था वो था आपका एलिप्स और हाइपरबोला की ट्रेसिंग के लिए। अब जो हम करने जा रहे हैं वो पैराबोला की। ठीक है,
उनमें जो इलिप्स और हाइपरबोला को ट्रेस करने के लिए जो प्रोसीजर था उससे थोड़ा ये अलग है। सबसे पहले तो हम कैसे इक्वेशन को पहचानेंगे कि वो पैराबोला की इक्वेशन है या फिर इलिप्स या हाइपरबोला। तो मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में ही बता दिया था कि कुछ कंडीशंस होती हैं, जो भी कंडीशन जिस सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन, जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी वो उसकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर हम ऐसे देखना चाहते हैं तो इसके लिए एक नोट लिख लीजिए, सेकंड डिग्री टर्म फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर देन इट इज ए पैराबोला। अब जैसे कि इस इक्वेशन की बात करें तो इसकी सेकंड डिग्री वाली टर्म जितनी भी हैं उनको उठा लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, सेकंड डिग्री की टर्म 4x माइनस के 4xy 1 + 1 = 2, तो ये भी सेकंड डिग्री की होगी। वाई स्क्वायर ये तो है ही सेकंड डिग्री। ये सारी की सारी क्या है, या तो कांस्टेंट है या फिर फर्स्ट डिग्री की है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। नीचे आप इसको इसमें आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये खास पहचान होती है पैराबोला की कि उसकी सेकंड डिग्री वाली टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेती है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करके परफेक्ट स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया और बाकी जो टर्म बची हैं उनको ले जाते हैं दूसरी साइड, ठीक है। इसको हम बाकी जो बची हुई टर्म है दूसरी साइड ले गए तो हमारे पास LHS आ गया और RHS आ गया। ये LHS और ये RHS, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हम LHS में लैम्डा इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इधर जो स्क्वायर वाली टर्म है इसमें लैम्डा प्लस लैम्डा कर देते हैं इस तरह से, देखिए 2x - y + लैम्डा स्क्वायर। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वरना इक्वेशन हमारी जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी, ठीक है। अगर इधर लैम्डा इंट्रोड्यूस करें तो कैसे दूसरी तरफ क्या इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो टर्म है इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर को हमने ओपन कर लिया, इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगी और जितनी भी लैम्डा जिनके अंदर लैम्डा आ रहा है उन टर्म को दूसरी तरफ ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4x लैम्डा ये रहा, माइनस के 4y लैम्डा ये रहा, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ बैलेंस कर दिया है, ठीक है। जो इस टर्म को इधर जो हम लैम्डा अगर हम इस स्क्वायर को ओपन करते हैं तो जो टर्म आएंगे वो ये टर्म उनको कैंसिल आउट कर देंगे और हमारी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये करने के बाद अब हम इसको x वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। y वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख लेते हैं और इस इक्वेशन को देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम आगे क्या करते हैं, हम लैम्डा को इस तरह से उसकी वैल्यू को इस तरह से चूज करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, 0। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया और 0 के इक्वल लिख दिया, ऐसे ही राइट हैंड साइड लिया उसको भी 0 के इक्वल लिख दिया। अब आप थोड़ा सा आप पीछे आपने पढ़ा होगा y = mx + c, 12th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। एक इसकी इक्वेशन होती है लाइन की इक्वेशन, ठीक है, बहुत बार पढ़ा है। तो लाइन की इक्वेशन है y का, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी होता है, m आपका स्लोप होता है, c आपका जो है इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन जो है ये दोनों इक्वेशन लाइन की इक्वेशन आपको दिख रही हैं, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं और हमें कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, हमें निकालनी है m की वैल्यू, स्लोप निकालना। तो क्या करेंगे, पहले तो इस फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। y = mx + c को इसको इस फॉर्म में बनाएंगे तो y अलग है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम y को इधर ले जाएंगे, y को इधर ले गए तो प्लस y है और आप देख सकते हैं बिल्कुल यही फॉर्म बन चुकी है और x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो m की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 2m1 की वैल्यू है, ठीक है। चलिए अब m1 की वैल्यू तो आ चुकी है, हम सेकंड m2 की वैल्यू निकालते हैं, सेकंड जो इक्वेशन है उसका यूज करके। ये देखिए ये यहाँ पर 8 + 4 लैम्डा ब्रैकेट 1 x + 6 - 2 लैम्डा ब्रैकेट क्लोज y प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5, ये अभी इस फॉर्म में नहीं है। y = mx + c बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो y को अलग लिखेंगे, ठीक है।
इक्वेशन में बिल्कुल अलग लिखेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसको इधर ले जाएंगे। जब इसको इधर ले गए तो क्या होगा, या फिर आप एक काम करिए, y को इधर रहने दीजिए और बाकी जो दो टर्म जो बची हुई है ये इनको दूसरी तरफ ले जाइए। क्या होगा, क्योंकि हमें y जो है उसके साथ प्लस साइन चाहिए, जब इधर जाएगा तो ये माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ना ले जाने के बजाय हम इन दोनों टर्म को उधर ले जाते हैं, इसको और इसको। ठीक है, तो बेसिकली हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ x के कोफिशिएंट से। तो माइनस का ये जब इधर पहुंचेगा लेट प्लस 4 लैम्डा x, ठीक है, और ये जो है ये भी इधर पहुंच जाएगा, इसको हम नहीं लिख रहे हैं। लेकिन अभी क्या इसको हम ये इससे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है यूनिटी है, जबकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट यूनिटी नहीं है। तो यूनिटी करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन। तो क्या होगा, 6 माइनस 2 लैम्डा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इधर दूसरी तरफ भी करेंगे तो यहाँ भी आपका 6 माइनस 2 लैम्डा से डिवाइड करेंगे 2 लैम्डा, और ये जो वैल्यू है यही m की वैल्यू हो जाएगी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया है यहाँ पे, और हर क्वेश्चन में यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। अगर आपको पता है कि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ, मैंने यहाँ पे कोने पे लिखा हुआ भी है। y is equal to mx plus c line की equation, if two lines are perpendicular then the product of their slope is -1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब वही यहाँ पर यूज करते हैं, इन दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, m1 2 आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, और -1। और अब इससे थोड़ा सॉल्व करके यहाँ से क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पर, इसमें जहाँ भी लैम्डा आया है उस लैम्डा को -1 से रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनली आपका जो है ये कुछ इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगी, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी ये, जब लैम्डा की वैल्यू -1 कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन आ गई, लेकिन काम हमारा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके नीचे ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसके नीचे √a² प्लस b², छोटा लिख देते हैं, क्यों नहीं है, a लिखना है इसको, a² और b², इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब a² और b² है क्या, x का जो कोफिशिएंट है वो a² है और y का जो कोफिशिएंट है वो उसको b², मतलब वो b है और x का कोफिशिएंट a है। ऐसे इधर है सेम, x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट है b। यहाँ से 4 को निकाल लेते हैं कॉमन। पहली बार जो भी कॉमन निकल रहा है पहले उसको कॉमन निकाल के जो बाद में बचा उसका ही हमें क्या करना होता, अंडर रूट में वही हमारा कोफिशिएंट आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप पहले यहाँ पे कुछ कॉमन अगर निकल रहा है तो उसको ऐसे ही रहने दे रहे हो, तो पहले कॉमन बाहर निकालोगे और उसके बाद जो बचा है उसका वो आपका वहाँ पे a और b की वैल्यू उसी के हिसाब से यहाँ पर डाल करके आपका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर होगा अंडर रूट, ऐसे यहाँ पर होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर अंडर रूट ऐसा क्यों आया, ये सब इनकी डेरिवेशन है, वहाँ से आए हैं। प्रोडक्ट एक्स इज हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज किया हमने। अब आपने पढ़ा होगा कि ये किसकी इक्वेशन है, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² = 4x, कुछ इस टाइप से। ऐसा पैराबोला जो कि कहाँ से गुजर रहा हो, ओरिजिन से, और जिसकी एक्सिस क्या हो, x एक्सिस। ठीक है, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड है और हमने यहाँ पे उस फॉर्म में बना भी लिया है इसको, आप देख रहे हो।
जैसे कि ये स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है ना इधर, तो ये पूरा वाई स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे इसको। फिर 4a आता है, ठीक है, तो 4a यहाँ पर, और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है। एक चीज़ और जो यहाँ पर है, ये √5 अगर इसको वाले जाएंगे तो √5 स्क्वायर है, तो इसलिए हमने एक अंडर रूट यहाँ पे भी 2 √5 दिए, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप इसको याद रख लेना कि हमें बैलेंस करके चलना है कि इधर √5 है, 2 यहाँ पे स्क्वायर है, तो बाहर निकल के कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब ये एक्सिस हो गई हमारी, ये पैराबोला की एक्सिस हो गई, ठीक है। अब इससे जो पैराबोला बनेगा वो किस टाइप का बनेगा वो देख लेते हैं। ये मैंने इधर आपको, ये पैराबोला बनेगा। अब आप देख रहे हैं, वैसे बेसिकली जो पैराबोला हम देखते हुए हैं वो कुछ इस टाइप से होता है, ये ओरिजिन से ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे इसकी एक्सिस चेंज हो चुकी है। ये अब इसकी जो एक्सिस है कुछ ऐसे है और ऐसे है। तो ये जो यहाँ पर ये इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करी, ये इस वाली एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये इक्वेशन इस वाली एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी से पैराबोला ड्रॉ कर सकते हो। चलिए अब ऊपर जो क्वेश्चन था हाइपरबोला का, तो हाइपरबोला किस टाइप से बनेगा वो भी देख लेते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, ये पैराबोला है, मैंने आपको एक्सिस भी बता दी थी, ये एक्सिस ऐसे वाली जो पैराबोला की एक्सिस होती है और ये जो इसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। 4a, बाकी यहाँ पे आप ये जो वैल्यू होती है ये 4a की होती है, तो यहाँ पे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। वो लेंथ पूछ रहा है आपको, लेटेस्ट कुछ भी, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, अब आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये आपका हाइपरबोला जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया था हाइपरबोला, इसकी जो यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। ये इसकी जो एक्सिस होंगी, ये आपकी ट्रांसफर एक्सिस कुछ ऐसे होगी और इसकी जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगी वो इस टाइप से होगी। यहाँ पे फिर ये आपका क्या होगा, ये पास होता हुआ सेंटर से जो जाएगा ये आपका एसिम्पटोट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेसिंग वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है।